नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी दोस्तों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी माया एक बंजारन है जो ठाकुर और उस बंजारन की प्रेम कहानी है। जो पीछे की कहानी हमने सुनी उसको थोड़ा सा फिर से दोहराते हैं। पूरी कहानी समझने के लिए आपको थोड़ा माया के पिछले कहानियों की ओर जाना पड़ेगा। पिछले भाग में हमने बताया कि कुंवर सोमेश अपने पिताजी की मौत से बहुत दुखी थे और उसके चाचा बल्लभ और भाई सुशांत उसे संभाल रहे हैं। उसे बल्लभ चाचा से उसे पता चलता है कि वो भी जिनसे प्यार करते थे उनका नाम भी माया ही था। इस बात से सोमेश थोड़ा चौंक जाता है और बल्लभ चाचा के साथ भी कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं घटती है। अब आगे की कहानी है। आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आगे की कहानी, सूरज सिंह अपने कमरे की एक बालकनी में खड़ा हुआ है और सिगरेट के कश अपने भीतर समेटकर अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर रहे हैं कि कैसे वो और जीवन और श्रीदेव हर काम में भागीदार हुआ करते थे। फिर टप 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 पानी की बूंदें उनके कपड़ों पर गिरती है और कपड़ों को गीला कर रही थी। ऊपर देखा, ये पानी कहाँ से आ रही है? अभी तो बारिश भी नहीं हुई है। उन्होंने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो बालकनी की छत की और देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और हाथ से सिगरेट कब गिर गया और बुझ गया ये पता ही नहीं चला। छत पर ऐसा लगता था जैसे किसी तालाब का मंजर लग रहा था। उसमें ऐसा लग रहा था, ऐसा दिख रहा था कि एक सड़ी गली लाश उस तालाब में तैर रही थी और जिसके गले में एक बहुत बड़ा पत्थर बंधा हुआ था। सूरज सिंह का गला उसको देखकर बिल्कुल सूख चुका था और बहुत डर गया था, लेकिन वह चीख भी नहीं पा रहे थे। उनके देखते ही देखते उस लाश का एक एक अंग गल गल कर सूरज के ऊपर गिरने लगा। सूरज सिंह डर के मारे वहीं पर बैठ गए और पीछे की ओर धीरे धीरे खिसकने लगे और तभी पानी का एक तेज बहाव आता है और सूरज सिंह को फिर डुबोने लगता है। तैरने में माहिर सूरज सिंह अपने हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं चला पा रहे थे और जिसमें उसका दम घुट रहा था। सूरज जीवन ने सूरज सिंह को एकदम हाथों से झकझोरा। क्या हुआ आपको? आप इतने भीगे हुए क्यों हो? कहीं जागती आंखों से आप कोई डरावना तो सपना नहीं देख रहे? सूरज सिंह ने बोला। उसकी जबान लड़खड़ा गई। हाँ, ना, बस। ऐसे सूरज सिंह की जबान लड़खड़ा कर बोलने लगी और धड़कन ऐसे चल रही थी जैसे मानो इंजन चल रहा हो। सूरज सिंह की हालत देखकर जीवन ने पूछा, क्या हुआ आपको? आप इतने सहमे हुए क्यों हो? इतने डरे हुए क्यों हो? सूरज सिंह ने इशारा किया वो लाश। जीवन चारों तरफ देखता है और बोलता है, क्या? कौन सी लाश?
आप हवेली में हैं, यहाँ कोई लाश वाश नहीं है। नहीं थी लाश, हमने अपनी आंखों से देखा। और वो वहाँ छत पर, सूरज ने हकलाते हुए जीवन से इशारा करते हुए बताया। जीवन सूरज को कमरे में ले गया। क्या छत पर? यह आप क्या कह रहे हैं? हमें लगता है श्रीदेव की मौत से आपको बहुत गहरा सदमा लगा है। आप आराम कीजिए और आराम से थोड़ा दिमाग को शांत कीजिए। जीवन सूरज को कमरे में अंदर ले गया। क्या हुआ जीवन भाई साहब, सब ठीक तो है ना? बल्लभ ने सूरज के कमरे में आते ही पूछा। हाँ, सब ठीक है। लगता है सूरज श्रीदेव की मौत से बहुत दुखी है और उसे वहम हो गया है। जीवन सूरज से अपनी सारी बातें बता रहा है कि कैसा वहम। बल्लभ ने पूछा। बल्लभ तुरंत उस बालकनी में गया और वहां उसे कुछ एहसास हुआ। साथ ही छत पर पूरी तरह से भीगा हुआ था और कुछ पानी की बूंदें टपक रही थी और टपकने को तैयार थी। बल्लभ की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और बल्लभ समझ गया सूरज को वहम नहीं हुआ, बल्कि जो कुछ हो रहा है वह सब सच हो रहा है। आप दोनों सो जाइए भाई साहब, हम चलते हैं, कल नाश्ते पर मिलेंगे। बल्लभ सूरज के कमरे पर एक नज़र डालते हुए बाहर की ओर निकल गया और रात भी बहुत हो गई थी और कल एक बहुत ज़रूरी काम भी करना था। आज का दिन बीते कुछ दिनों से बेहतर हुआ था। रानी इंदिरा आज नाश्ता करने टेबल तक आ गई थी। सब चुपचाप खाना खा रहे थे। सूरज सिंह कल रात की घटना से बहुत ही डरे हुए थे, बहुत ही सहमे हुए थे। वो जल्दी जल्दी इस हवेली और मानसगढ़ की सीमा से बहुत दूर चले जाना चाहता था। उन्होंने बल्लभ से कहा, बल्लभ, आज मैं और जीवन वापस लौट रहे हैं। अगर आपको भी कहीं और जाना हो तो आप सब भी हमारे साथ चल पड़ो। नहीं सूरज भैया, हम कुछ दिन तक यहीं पर रहेंगे और आप लोग भी कुछ दिन और रुक जाइए। आज सोमेश हम सबको अपनी होने वाली पत्नी से, घरवाली से मिलवाएंगे। बल्लभ ने उन दोनों को रोकते हुए कहा। रानी जी का हाथ मुंह तक आते आते उनकी बातें सुनकर रुक गया। उन्होंने एक नज़र अपने देवर पर, फिर अपने बेटे सोमेश पर डाली और अपने बेटे सोमेश से बोली, इतना सब होने के बाद भी आप उस बंजारन से शादी करना चाहते हैं? हमें तो यकीन नहीं होता। कैसे बेटे हैं आप? भाभी, मानो वो बंजारन है, लेकिन हमारे कुंवर उससे बहुत प्यार करते हैं और एक बार हम उनसे मिल ले तो इसमें हर्ज ही क्या है? बल्लभ अपने भाभी को मनाने के इरादे से कहने लगा। आप लोगों को जो अच्छा लगे आप कीजिए। और उठकर वह चली गई। ठीक है बल्लभ, आज हम दोनों रुक जाते हैं, जीवन ने कहा। लेकिन सूरज रुकना नहीं चाहता था। पिछले रात का वह इतना भयावना मंजर देख चुका था। उसके जहन में रह रह कर वे यादें आ रही थी। ओहो, भाई को प्यार हो गया और किसी ने हमें बताया भी नहीं। सुयस ने मजाक में कहा, वैसे नाम क्या है हमारी होने वाली भाभी का? हमें भी तो बता दीजिए कोई, इतना तो जानना बनता ही है। क्यों समीक्षा? हाँ भाई, सुयस भाई ठीक ही तो बोल रहे हैं, समीक्षा बोली। बताते हैं, उनका नाम है माया। सोमेश ने उन सबको बताया। माया? जैसे ही माया का नाम सुनते हैं
जीवन और सूरज को दोनों ही खांसी होने लगती है माया का नाम सुनते ही। तो बस फिर सोमेश आप आज ही ले आइए अपनी माया को हम सब से मिलवाने के लिए, बल्लभ सिंह ने सोमेश से कहा। जी चाचा जी, सोमेश ने कहा। उसकी ओर अपने चेहरे को चमक छुपाए नहीं छुप रही थी। काफी देर सोमेश माया की राह देखने के बाद सोमेश ने जंगल में जाने का फैसला कर लिया। हम कभी माया के कबीले में गए नहीं, ऐसा करते हैं आज उनके कबीले में जाकर उनके बाबा से और उनकी माँ से मिल लेते हैं। मन में यह फैसला करके सोमेश चल पड़ा और जंगल की ओर। अभी कुछ ही दूर गया था, कहीं से बचाओ बचाओ की आवाज़ सोमेश के कानों में आ पड़ी। सोमेश ने जल्दी ही अपनी जीप रोकी और आवाज़ पर ध्यान दिया। जिस ओर से आवाज़ आ रही थी, आवाज़ कहीं पास से ही आ रही थी। जीप वहीं को छोड़ सोमेश पैदल ही उस आवाज़ की ओर चल पड़ा। कुछ आ जाकर उसने देखा सामने वही झील है जहां उस दिन समीक्षा मिली थी, और आज ये आवाज़ भी यहीं ओर से आ रही है। ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सोमेश ने देखा कुछ दूर पर ही 3 लोग एक लड़की से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। सोमेश ने अपनी बुलंद आवाज़ में उन्हें रोका, बोले, अरे रुक जाओ। वे तीनों आदमी पीछे मुड़कर देखते हैं, सोमेश दिखता है। तभी सोमेश की नज़र पड़ती है, देखता है कि माया है। माया? तड़प कर बोला सोमेश, कौन हो तुम? उनमें से 3 आदमियों में से एक ने पूछा। हम सोमेश हैं, हम मानसगढ़ के कुंवर जी हैं। सोमेश ने उन तीनों को अपना परिचय दिया और उनमें से एक के गाल पर बहुत जोरदार थप्पड़ भी मारा। माया, आप यहाँ से भाग जाओ, सोमेश ने माया से कहा। माया खुद को समेटते हुए वहाँ से भाग गई। सोमेश उन तीनों से मारपीट करने लगा और तीनों से उलझ पड़ा। वो 3 थे, फिर भी सोमेश अकेला ही उन पर भारी पड़ रहा था और मौका पाते ही वे तीनों भाग गए। सोमेश झील की ओर चलने लगा। सोमेश बहुत थक चुका था। अब पानी में मुंह धोकर खुद को, अपने आप को ठीक महसूस करना चाहता था। सोमेश जैसे ही झील में पानी लेने के लिए अपना हाथ डालने लगा, उस पानी में उसे माया नजर आई। वह भी रोती हुई। उनके कपड़े फटे हुए थे, माया के मुंह से खून आ रहा था और सोमेश के देखते ही देखते उसके हाथ और पैर एक एक करके कट कट कर अलग होने लगे और फिर एकदम से उसका सर धड़ से अलग हो गया और झील के ऊपर आकर ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगा। सोमेश ये सब देखकर पूरी तरह से डर चुका था और उल्टे पैर वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, लेकिन तभी झील से 2 हाथ निकले और उसे पानी में घसीटते हुए अंदर ले गए। सोमेश बहुत छटपटा रहा था, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था और काफ़ी देर तक पटाने के बाद सोमेश के हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ने लगे और आंखें बंद होने लगी। तभी से कहीं 2 हाथ और आए और उसे बाहर खींचने लगे। बल्लभ, रात हो गई है और अब तक सोमेश का कोई अता पता नहीं है। रानी इंदिरा ने अपने देवर बल्लभ से कहा। आप चिंता ना करिए भाभी जी, सोमेश अब बच्चा नहीं है। जल्द ही वो मानसगढ़ के राजा बनने वाले हैं और आ जाएंगे। हो सकता है माया के कबीले में वह चला गया हो।
यह क्या फितूर है बल्लभ। माया माया हम तंग आ चुके हैं। माया माया नाम सुनकर हमारा दिल कर रहा है सोमेश को वापिस अमेरिका भेज दूं और इस माया जैसी बला से पीछा छुटवा लूं। इससे अच्छा तो एमिली मिली। रानी इंदिरा झुंझला कर बोली, माँ आप परेशान मत होइए, मैं और मेरे चाचा जी जाकर वहाँ देखते हैं भैया को। सुशांत ने अपनी माँ से कहा, हम भी आपके साथ आते हैं, जीवन ने कहा, और चारों निकल गए सोमेश को ढूंढने के लिए। खांसते हुए सोमेश की आंखें जब खुली, उसे लग रहा था मानो उसके शरीर में खून की जगह पानी भर गया हो। सोमेश को जब होश आया तो आंखें खुली तो देखा कि वह झील के किनारे पड़ा है। लेकिन ये क्या, अभी तो दोपहर ही हो रही है, तो इसका मतलब हम कल शाम से इसी तरह बेहोश पड़े हैं। हे भगवान, हमें जल्द ही अपनी हवेली में चले जाना चाहिए, पूरा परिवार परेशान हो रहा होगा। सोमेश जल्दी से खड़ा हो जाता है अपने घर जाने के लिए। अरे तुम्हें होश आ गया, एक आवाज़ जानी पहचानी हुई उसे सुनाई देती है। सोमेश ने देखा ऊंचे कद का उसी के उम्र का एक लड़का खड़ा है, जो सफ़ेद कुर्ता पजामा डाले हुए खड़ा है। एक अलग ही रूपदार चेहरा, मानो कोई राजा हो या फिर राजकुमार हो। गौर से सोमेश उसे देखता है और चौंक जाता है। अरे ये तो बल्लभ चाचा, लेकिन ये इतने जवान कैसे हैं? हम कुंवर बल्लभ हैं। तुम्हें डूबता हुआ देखा तो बचा लिया। आप कौन हैं? सोमेश बल्लभ से पूछता है। बल्लभ ने सोमेश से पूछा, आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सोमेश मानो होश और हवास खो चुका था। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? हजारों सवाल सोमेश के मन में चलने लगे। दोस्तों, आगे की कहानी अगले वीडियो में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम आगे भी और अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। दोस्तों, धन्यवाद।